इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। A for आमला, B for best। पर टीचर A for एप्पल होता है। मैं हूँ आमला, एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। मुझ में है भरपूर विटामिन सी और ढेरों रसायन जो कि शारीरिक प्रतिरक्षा को बढ़ाकर बीमारियाँ रखे दूर। मुझे रोज खाओगे तो बनोगे स्वस्थ और मजबूत। तो हुआ ना फिर A for आमला। आयुष विभाग, भारत सरकार। सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल, लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं, पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं संदीप भट्ट और स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। साथियों, हम नोबेल पुरस्कारों के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं, पर क्या आप किसी ऐसे नोबेल विजेता को जानते हैं जिसे अकेले ही 2 अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो? अगर नहीं जानते तो बाकी सभी काम छोड़कर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम जिनकी बातें करने जा रहे हैं वो शख्स अपने आप में बेहद ही खास हैं। आज ही के दिन वर्ष 1901 में पोर्टलैंड में जन्मे लिनस पाउलिंग इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रसायन विज्ञान व शांति दोनों ही नोबेल पुरस्कारों से नवाजा गया था। बात अगर पाउलिंग की विशेषता की करें तो शायद विषय भी कम पड़ जाएंगे। आमतौर पर इन्हें फादर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी आणविक जीव विज्ञान के जनक के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, हेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, पिगमेंटोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स और सेरोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाउलिंग को एक ऐसे वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने कोरिया, वियतनाम और 1991 में इराक हमले के मुद्दे पर अमेरिकन मिलिट्री का कड़ा विरोध किया था। साथ ही जापान के 2 शहरों पर गिराए गए परमाणु बमों की भी इन्होंने कड़ी निंदा की थी। पाउलिंग जब 9 वर्ष के थे तब इनके पिता ने अपने क्षेत्र के एक अखबार में ये खबर प्रकाशित करवाई कि उनका लड़का यानी पाउलिंग अपनी उम्र से भी आगे की बातें करता है और प्रश्न भी पूछता है। इनके पिता ने पाठकों से सलाह मांगी थी कि उन्हें वक्त से आगे की सोच रखने वाले इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। हालांकि वो अपने बेटे के लिए कुछ बेहतर करना तो चाहते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया और पेट में अल्सर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पाउलिंग का पूरा परिवार बड़े ही कठिन हालातों से गुजरा। साथ ही पाउलिंग का पूरा बचपन भी गरीबी में ही बीता। इनकी मां ने एक नौकरानी से लेकर हर तरह के छोटे बड़े काम किए ताकि बच्चों को अच्छी तालीम दी जा सके। जिस वक्त पाउलिंग ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान इन्हें यहीं पर पढ़ाने के लिए उन्हें हायर कर लिया गया और इनकी खुद की पढ़ाई बीच में अटक गई। करीब 1 साल तक पढ़ाने के बाद इन्होंने एक बार फिर से अपनी पढ़ाई जारी की और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पीएचडी के लिए कैलेटेक में दाखिला ले लिया। यही वो प्रयोगशाला थी जहां पाउलिंग ने करीब 4 दशकों तक बतौर अध्यापक व शोधकर्ता काम किया। वर्ष 1922 की शुरुआत से लेकर वर्ष 1930 तक पाउलिंग ने एक्सरे व इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन की संपूर्ण व्याख्या की। इस व्याख्या के तहत ही रासायनिक बंधों अथवा केमिकल बॉन्ड्स की विशेषता पता चल सकी और ये तथ्य भी सामने आया कि इन्हीं बॉन्ड्स की मदद से परमाणु आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं का निर्माण करते हैं। अपने इन्हीं शोध कार्यों के बल पर पाउलिंग ने वर्ष 1928 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें इन्होंने जटिल क्रिस्टल संरचना को ज्ञात करने के लिए 6 सिद्धांतों की व्याख्या की थी।
वर्ष 1933 में लिनस पाउलिंग ने रक्त में पाए जाने वाले तत्व हीमोग्लोबिन के चुंबकीय गुणों की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि ब्लड में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं में जो ऑक्सीजन वाहक पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनमें लौह तत्व होता है। लिनस पाउलिंग के विशेष शोध कार्यों के कारण ही इस वर्ष उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में सबसे छोटे सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। वर्ष 1939 में इन्होंने केमिकल बॉन्ड्स पर आधारित ऐतिहासिक पुस्तक द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर एंड क्रिस्टल्स को प्रकाशित किया। यही वो पुस्तक थी जिसने लिनस पाउलिंग का नाम वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के बीच स्थापित करने में मदद की। लगातार नया खोजते रहना पाउलिंग के व्यक्तित्व की एक ऐसी विशेषता थी जिसका सबसे ज्यादा फायदा विज्ञान जगत को हुआ है। वर्ष 1941 में इन्होंने किडनी संबंधित बीमारियों के लिए जिम्मेवार ग्लोमेरुलोन फिटरिस का पता लगाया था। इसके बाद अगले 15 सालों तक अपनी खराब सेहत के बावजूद पाउलिंग लगातार शोध करते ही रहे। फिजिशियन एवं शोध वैज्ञानिक थॉमस एडिस के कहने पर इन्होंने प्रयोग के तौर पर बहुत ही कम प्रोटीन वाले आहार के साथ ज्यादा मात्रा में पानी लेना जारी रखा। वर्ष 1942 में पाउलिंग ने अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर पहली बार कृत्रिम एंटीबॉडी का निर्माण किया और वर्ष 1945 में इन्होंने ब्लड में मौजूद प्लाज्मा रिप्लेसमेंट के रूप में ऑक्सीपॉलीजिलेटिन को सभी के समक्ष पेश किया। वर्ष 1946 से 1948 के मध्य इन्होंने ही ये बताया कि शरीर में मौजूद पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण एमिनो एसिड के आपस में हेलिकल यानी वक्राकार आकृति में जुड़ने के कारण होता है। उनके इस विचार को अल्फा हेलिक्स के नाम से जाना जाता है। और साथियों, यही वो खोज थी जिसकी मदद से वर्ष 1953 में क्रीक व वॉटसन ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को पेश किया था। लिनस पाउलिंग ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आणविक बीमारियों के सिद्धांत को पहली बार सभी के सामने रखा था। इसके तहत वर्ष 1948 में इन्होंने बताया था कि एनीमिया की वजह से रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और वर्ष 1959 में इन्होंने ही एनेस्थीसिया के लिए हाइड्रेट माइक्रोक्रिस्टल थ्योरी का प्रतिपादन किया। I think that it was the discovery of sickle cell anemia as a molecular disease that has led to our present activities on the chemical basis of mental disease. You see, nobody had thought before that there could be abnormal molecules of proteins and that they could be responsible for disease. Genetic diseases had been known. You know that each human being has about, let's say, 100,000 genes that he has inherited from his father and mother, half from his father and half from the mother. These genes are now known to be molecules of a substance called deoxyribonucleic acid. And each of these molecules has a little code of information on it that permits it to manufacture duplicates of itself to be handed on, for example, to one's children. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी खराब सेहत के कारण इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन युद्ध पर आधारित कई शोध कार्यों को इनकी देखरेख में ही पूरा किया गया। इस दौरान इन्होंने एरोप्लेन व सबमरीन्स में ऑक्सीजन के सुरक्षा लेवल को ज्ञात करने के लिए पाउलिन ऑक्सीजन मीटर का निर्माण किया था। जापान में हुए परमाणु बम हमले के बाद इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन समूह के साथ मिलकर परमाणु हथियारों के विरुद्ध आवाज उठाई, जबकि वर्ष 1949 में इन्हें अमेरिका के यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जुड़ने का मौका दिया गया और फिर अपने सतत प्रयासों के कारण ही वर्ष 1954 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से पाउलिन को सम्मानित किया गया। इसी साल उन्होंने नाभिकीय परीक्षणों और रेडियो एक्टिव प्रभावों के कारण होने वाले जैविक व आनुवांशिक प्रभावों पर शोध करना आरंभ किया। लिनस पाउलिंग को ऐसे ही कई सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए वर्ष 1962 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार समारोह के दौरान पाउलिंग का कहना था कि वो न सिर्फ परमाणु परीक्षणों के खिलाफ हैं, इन हथियारों के खिलाफ हैं, इनके इस्तेमाल के खिलाफ हैं,
बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में प्रयोग होने वाली हर तरह की युद्ध सामग्री के भी खिलाफ हैं। पाउलिंग ने खुद प्रतिदिन साधारण से कई गुना ज्यादा यानी 18,000 मिलीग्राम विटामिन सी को लेकर इस बात को साबित करने की कोशिश की कि विटामिन सी की अधिक मात्रा से शरीर में कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। हालांकि उन्होंने शारीरिक कमियों पर आधारित बहुत से शोध कार्य किए, लेकिन इसके बावजूद पाउलिंग व इनकी पत्नी दोनों की ही मौत की वजह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ही बनी। लीनस पाउलिंग को जब अपने शरीर में कैंसर का पता चला तो उसके बाद भी इन्होंने 3 साल तक शोध कार्यों का सिलसिला जारी रखा। पाउलिंग ने मानवता के उत्थान के लिए हमेशा ही अपने स्तर से ज्यादा प्रयास किए और परिणाम स्वरूप उन्हें वर्ष 1962 में गांधी पीस प्राइज व 1967 में लेनिन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। आज हमारी पूरी टीम व समस्त वैज्ञानिक समुदाय जुझारू व अनोखे व्यक्तित्व के धनी लीनस पाउलिंग को उनकी जयंती पर तहे दिल से सलाम करते हैं। आयुर्वेद भारत का धन, ऋषि मुनियों का है वरदान, आयुर्वेद करता कल्याण। जड़ी बूटियों पर आधारित आयुर्वेदिक दवाइयाँ आधुनिक तकनीक से रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में बनती हैं और लाइसेंस फार्मेसी पर मिलती हैं। ये दवाइयाँ आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही लें। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दुनिया में कई तरह के अभियान शुरू होते हैं और फिर शुरू होकर खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन उन अभियानों को हमेशा याद रखा जाता है जिनसे मानवता का विकास सीधे तौर पर जुड़ा हो और ये प्रयास वैश्विक स्तर पर अपना प्रभुत्व दिखाने में सफल रहे हों। साथियों, ये तो बात हम सभी जानते हैं कि 19वीं सदी तक महिलाओं के लिए आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इस समय जिन महिलाओं ने खुद से आगे आने का प्रयास किया वो तारीफ के काबिल हैं। इसके अलावा पूरे महिला समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए किए गए उनके प्रयासों की तारीफ शायद शब्दों में करना भी मुश्किल हो। आज ही के दिन वर्ष 1797 में बकलैंड, मैसाचुसेट्स में जन्मी मैरी लियोन उन महिलाओं में से एक हैं जिन्हें आज भी महिला सशक्तिकरण व महिला साक्षरता के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है। मैरी के पिता एक किसान थे और जब ये 5 साल की थी तभी पिताजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद माँ का साथ भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और उनकी माँ की दूसरी शादी के बाद इन्होंने ही अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाली। यही कुछ वजहें थीं कि 13 साल की उम्र में मैरी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन ज्ञान को बढ़ाने के इनके प्रयास हमेशा ही जारी रहे। 17 वर्ष की टीनेज में ही इन्होंने पास के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के इस पद तक पहुंचना उस दौर में बड़ी बात हुआ करती थी। बतौर शिक्षिका कार्य करते हुए ही लियोन को इस बात का एहसास हुआ कि समाज को शिक्षित करने के लिए खुद भी एक अच्छा व ज्ञानी शिक्षक होना बहुत जरूरी है। बस यही सोचकर मैरी लियोन ने वर्ष 1817 में दाखिला लिया एशफील्ड स्थित सैंडरसन एकेडमी में। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के दौरान मैरी का रुझान बाकी विषयों के साथ साथ विज्ञान विषयों की तरफ भी बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैरी के ज्ञान का स्तर बढ़ने लगा था, उन्होंने अपने आसपास के स्कूलों का प्रबंधन करने के साथ साथ खुद भी एक स्कूल की स्थापना की। इस बीच कुछ समय के लिए इन्होंने इप्सविच फीमेल सेमिनरी के साथ भी कार्य किया और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए वो स्थान बनाने की कोशिश की जिसे हर कोई आसानी से स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। हालांकि जिस समय मैरी महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयासरत थीं, उस समय देश आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था, पर इसके बावजूद मैरी को कभी भी अपने स्कूल के लिए फंड एकत्र करने में मुश्किलें नहीं सहनी पड़ी। इसकी एक बड़ी वजह उनके कार्यों के पीछे छिपे सामाजिक उत्थान की भावना का निहित होना भी रहा। इस तरह वर्ष 1836 में मैरी लियोन ने आधिकारिक तौर पर माउंट होलियोके फीमेल सेमिनरी की शुरुआत कर दी, जबकि इस स्कूल के निर्माण कार्य को पूरा होने में अभी 1 और साल का वक्त लगना था। सितंबर 1837 में सेमिनरी को शुरू कर दिया गया
और आरंभ में 80 महिलाएं इसका हिस्सा बनी। दिनों दिन ये संख्या बढ़ती चली गई। लियोन ने अपने स्कूल में शिक्षा के स्तर में हर बार नए बदलाव जारी रखे ताकि महिलाओं को किसी भी कीमत पर पुरुषों से कम ना समझा जाए। लियोन के मिशन के तहत सेमिनरी के पाठ्यक्रम में गणित व विज्ञान विषयों के लिए सभी को जरूरी बनाए जाने की कोशिश भी की जाने लगी। मैरी लियोन ने पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए विकास के द्वार खोलने के साथ साथ शिक्षा को हर किसी के लिए जरूरी बनाए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने ऐसे सिस्टम को लाए जाने के प्रयास भी किए जिनसे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं व विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मैरी ने अपने सभी प्रयासों के बारे में वर्ष 1843 में प्रकाशित पुस्तक अ मिशनरी ऑफरिंग में भी लिखा था। उन्होंने खुद तो महिला सशक्तिकरण व महिला साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया ही साथ दूसरों को भी ऐसा करने के लिए लगातार प्रेरित करती रही। उन्होंने महिलाओं के लिए वो किया था जिसके बारे में शायद किसी ने पहले सोचा भी नहीं था। साथियों, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, असली सिकंदर तो वही होता है। मैरी लियोन के मकसद को उनके स्कूल के बहुत से विद्यार्थी अभी भी पूरा करते नजर आते हैं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज माउंट होलियोक के फीमेल सेमिनरी में 2000 से भी ज्यादा विद्यार्थी मौजूद हैं। वैसे वर्ष 1895 से माउंट होलियोक फीमेल सेमिनरी का नाम बदलकर माउंट होलियोक कॉलेज कर दिया गया था। ये वही कॉलेज है जहां से मशहूर कवि एमिली डिकिंसन जैसी महिलाएं पढ़कर निकली हैं और समाज में एक बड़ा मुकाम हासिल करने में सफल भी रही हैं। मैरी लियोन का नाम इतिहास में हमेशा ही गर्व से लिया जाएगा। हमारी ओर से लियोन को उनकी जयंती पर तहे दिल से सलाम। गरम चाय लो भाई, लीजिए। आगे क्या करने का इरादा है? चाचू, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर आजकल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ना? तो तुम एलोपैथी के ही डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी बहुत लाभदायक हैं। इनकी डॉक्टर बन जाओ, इनकी आगे बहुत मांग बढ़ेगी, इनमें बहुत अच्छा करियर बन सकता है। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लेकर सूरज बड़जात्या की फिल्म विवाह तक के गीतों को अपने संगीत की धुनों से सजाने वाले संगीतकार रविंद्र जैन का आज जन्मदिन है। रविंद्र जैन को बचपन से ही दिखाई देना बंद हो गया था। ऐसे में रविंद्र जी का संगीत ही उनकी नजर बना और फिर उन्होंने कई गीतों को रोशन करने का काम किया। रविंद्र जी के पिता इंद्रमणि जैन प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और संस्कृत के विद्वान थे। हर संगीतकार की तरह ही रविंद्र जी को भी बचपन से ही संगीत सुनने का शौक था। अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद वो कलकत्ता चले आए और वहीं से फिल्मों में अपना करियर बनाने के मकसद से मुंबई रवाना हो गए। जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत रही है और मैं अलीगढ़ से चल के कलकत्ता आया, कलकत्ता से बॉम्बे आया। तो सारे रंग, ब्रिज का रंग, बंगाल का रंग है ना, और कलकत्ते में तमाम असम, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान, सब तरह के लोग वहाँ, हर तरह का फोक सुना, हर तरह का कल्चर जाना। तो वहाँ से लेके बॉम्बे आया। बॉम्बे आज 69 के एंड से बॉम्बे आया हूँ और 71 से काम शुरू किया है। तो तब से ईश्वर की कृपा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, आगे आगे चलता गया हूँ और यहाँ तक आप सबकी दुआओं से और हमारे सहयोगियों के और हमारे बड़ों के पुण्य प्रताप से यहाँ तक आया हूँ। पंडित जनार्दन शर्मा, पंडित GL जैन और पंडित नथुराम से इन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली, जिसके बाद सबसे पहले इन्होंने फिल्मों व टीवी सीरियलों के लिए गाने लिखना शुरू किया और फिर रविंद्र जी ने अपने गानों को संगीत देना भी शुरू कर दिया। 1970 और 1980 के बीच का दशक आज भी रविंद्र जैन के संगीत के सुनहरे दिनों में से गिना जाता है। इस दौरान इन्होंने चोर मचाए शोर, गीत गाता चल, चितचोर और आँखियों के झरोखे से जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया था।
रविंद्र जी के लिए उनका काम ही उनकी पूजा थी। वैसे ये बात मैंने यूं ही नहीं कही साथियों, इस बात का एक प्रमाण तब देखने को मिला जब उनके पिता का निधन हो गया। दरअसल उस समय वो फिल्म सौदागर के लिए गानों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ऐसे में पिता की मौत की खबर मिलने के बावजूद भी वो अपना काम पूरा करने के बाद ही स्टूडियो से निकले और उस दुखद समय में अपने परिवार वालों के पास पहुंचे। रविंद्र जी की सफलता के पीछे राज कपूर जी का भी बड़ा योगदान माना जाता है। राम तेरी गंगा मैली, दो जासूस और हिना कपूर साहब की ऐसी ही कुछ फिल्में हैं जिन्हें आज भी बेहतरीन संगीत के लिए जाना जाता है। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। ये गाना फिल्म चितचोर का है जिसको उन्होंने डॉक्टर के.जे. येसुदास की गायकी के साथ संगीतबद्ध किया था। डॉक्टर के.जे. येसुदास के साथ रविंद्र जैन ने कई सुपरहिट गाने दिए और इन दोनों की जोड़ी को सभी ने बहुत पसंद भी किया। नैया फिल्म के गीत ओ गोरिया रे और अय्याश फिल्म के गीत बीती हुई रात ऐसे ही कुछ सदाबहार गीत हैं जो आज भी इस जोड़ी की याद दिलाते हैं। रविंद्र जैन जी ने विज्ञापन फिल्मों के लिए कई जिंगल्स का निर्माण भी किया है। वर्ष 1980 से 2000 के बीच उन्होंने सागर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए अलिफ लैला, श्री कृष्ण, इतिहास की प्रेम कहानियां, जय गंगा मैया, जय महालक्ष्मी, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, साईं बाबा और जय मां दुर्गा जैसे कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी संगीत दिया है। वर्ष 2009 में शुरू हुए टीवी सीरियल सारेगामापा में जैन साहब महागुरु के रूप में शिरकत करते नजर आए थे। वर्ष 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए इन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। रविंद्र जैन द्वारा लिखी गई शायरियों का संग्रह उजालों का सिलसिला नाम से प्रकाशित हुआ था और इसके लिए जैन जी को उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू साहित्य कमेटी द्वारा साहित्य अवार्ड भी प्रदान किया गया। रविंद्र जैन ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों को अपने संगीत से संवारा बल्कि इन्होंने जैन समुदाय के बहुत से भजन भी कंपोज किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाइव रिकॉर्डिंग कदम मिलाकर चलना होगा, स्वर्ण जयंती संगीत संध्या का संगीत भी जैन जी की ही देन था। इस तरह कुल मिलाकर रविंद्र जैन एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने हर उम्र वर्ग व हर तरह के मौके के लिए संगीत तैयार करके खुद को म्यूजिक इंडस्ट्री का अटूट हिस्सा बना दिया है। आने वाले वक्त में भी इनका योगदान हमें यूं ही मिलता रहे, इसी दुआ के साथ रविंद्र जैन को हम सभी की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और श्रोताओं, अब समय हो चला है हमारे एपिसोड के आज के सवाल का। आज के सवाल के रूप में हम आपसे पूछ रहे हैं कि एमसी मैरी कॉम किस खेल से संबंध रखती हैं? अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ borntobiremembered@gmail.com पर। साथ ही जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज facebook.com/borntobiremembered पर। अब अपने दोस्त यानी संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह। मैं डायबिटीज हूँ। मैं हृदय रोग हूँ।
मैं ब्लड प्रेशर हूँ, मैं जोड़ों का दर्द हूँ। हम हमला करेंगे। घबराइए नहीं, सही दिनचर्या अपनाइए। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में व्यायाम करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। मानसिक तनाव दूर रखें। भाई 7-8 घंटे सोएं, फिर इन बीमारियों से कहें आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।